इनकम फ्रॉम सैलरी डे 3 सम नंबर 38 सॉल्यूशन क्या हुआ है, बट कुछ बेसिक मैटर है जो हम बोल देते हैं। सैलरी का हम ईच एंड एवरी डे एक बार छोटा करके ब्रीफ दे देंगे। ये चीज तुमको ऑलवेज याद रखना है जो क्या बोलना चाहते हैं। मेन फॉर्मेट ऑलवेज याद रखना है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में बेसिक डीए बोनस ओवर टाइम कमीशन शॉर्ट में लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिक डीए बोनस ओवर टाइम कमीशन हम ईच एंड एवरी डे लिखेंगे एक बार। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, थर्ड पार्ट में टीम सैलरी, फोर्थ पार्ट में परक्विजिट्स। यही तो बात है, ये हम लोग डिटेल फॉर्म में दिए हैं। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में है। बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 21 में 37,500 और उसका इंक्रीमेंट होता 2,500 करके जनवरी ईच ईयर। तो बेसिक सैलरी होगा, लिखो 37,500 इंटू 9 प्लस 40,000 इंटू 3 कितना आया 4,57,500। 4,57,500। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस 50% बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस ये बोलते हैं 4,57,500 इंटू 50%, 2,28,750 बेसिक डीए। बोनस है नहीं, कमीशन है नहीं, 50% ऑफ बेसिक सैलरी बोला तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी करो 2,28,750। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में है, बेसिक डीए बोनस ओवर टाइम कमीशन और कुछ है नहीं है। फर्स्ट पार्ट गॉन कर लिए। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, सारा अलाउंसेस इसके बाद करेंगे। अलाउंसेस का हेडिंग देना जरूरी नहीं है, दे सकते नहीं दे, स्टार्टिंग में हम सिखाए थे देने के लिए, अभी जरूरी नहीं है, अभी सीख गए हैं। हमको अलाउंसेस करना है। यहाँ पे क्या क्या अलाउंसेस देखो, सिटी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, और कोई अलाउंस नहीं है। सिटी अलाउंस 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12 36,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 इंटू 12 24,000। अलाउंसेस खान। इसके बाद किस में आएंगे हम लोग, थर्ड पार्ट में क्या बोले, अलाउंसेस के बाद क्या बोलेंगे, डीम सैलरी। डीम सैलरी दो ठो होता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट। यहाँ पे डीम सैलरी है, देखो डीम सैलरी में आ रहे हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जो 12% बेसिक सैलरी बोला, एक्चुअली 12% हम लोग क्या किस कवर करते थे, नॉर्मल रूल क्या है, पहला 3 पार्ट के लिए सैलरी क्या है, बेसिक डीए कमीशन एंड सेल्स। यहाँ पे बेसिक सैलरी का ऊपर बोल रहा है ना, डीए नहीं ले रहा, मतलब डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए किसी जगह कैलकुलेशन में नहीं आएगा। मेरा नोट हम दिखा रहे हैं, देखो मेरा नोट में यहाँ पे दिया, देखो इफ डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट नॉट टू बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलरी। डीए नॉट फॉर्मिंग बोलने से किसी जगह कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो हम लिखते हैं, स्टार्टिंग में जो लिखते हैं वो लिख लेंगे, यहाँ पे ऑलवेज आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट कैलकुलेशन जो डिफरेंट जगह करते हैं वो नहीं होगा, डिफरेंट जगह जो कैलकुलेशन करते हैं वो नहीं होगा। क्या बोले समझ में आया? दूसरा चीज, एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या बोला? इफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कैलकुलेटेड ऑन बेसिक सैलरी दिए इज नॉट टू बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलरी। जो ये सब में है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ किसका पर हो रहा है? मतलब डीए इज नॉट फॉर्मिंग, मतलब डीए इज नॉट फॉर्मिंग कैलकुलेशन में नहीं आएगा। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे 12% ऑफ सैलरी बोला, 13% बोलने से क्या होता है? 1% टैक्सेबल नहीं लेंगे। हाँ, 13% होने से 1% टैक्सेबल। इन एक्सेस ऑफ 12%, रूल क्या है? इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% एक्सेस हुआ ही नहीं, इसलिए नथिंग इज टैक्सेबल। बट इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 13% 0.5% दिया और 50 लिखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 168 इंटू 4 समझ में आया? 13.5 इंटू 4 समझ में आया? 9.5 हम लोग का रूल क्या? इन एक्सेस ऑफ 9%, 13.5 माइनस 9.5 कितना हो रहा है? ऐसे 4 आया, इन एक्सेस ऑफ 9.5% तो कितना आ रहा है? डीम सैलरी हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे डीम सैलरी हो गया, उसके बाद पार्क्विजिट्स। हाँ बोलो। अब देखो पार्क्विजिट्स में ई नंबर एडजस्टमेंट, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन इन कोलकाता प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर व्हिच ओन्ड बाय हिम, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ओन्ड बाय हिम, मतलब कंपनी का अपना घर में रहने दिया। फेयर एंड बेकार है, मतलब कंपनी अपना घर में रहने दिया। यहां तक करते हैं। पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन होता, पहले सैलरी कर लेते हैं, सैलरी को स्टूडेंट सैलरी का पहले तक जो है सब लोग जोड़ेंगे, ये सब में डीए नहीं आएगा, अदरवाइज आ जाता है। हाँ, बेसिक कितना है? 57,500 डीए आता, बट यहाँ पे नॉट फॉर्मिंग इसलिए नहीं आएगा। और क्या है? सिटी अलाउंस कितना है? और क्या है? 24,000। तो टोटल मिला के 5,17,500। कंपनी अपना घर में रहने दिया और घर कोलकाता में है तो 15% सैलरी टैक्सेबल। अदर कैपिटल ऑफ स्टेट 10% सैलरी टैक्सेबल और डिस्ट्रिक्ट टाउन 7.5% सैलरी इज टैक्सेबल। तो 15% सैलरी टैक्सेबल, 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। 5,17,500 इंटू 15%, बोलो 77,625। फर्नीचर नहीं दिया है, दिया है तो ये मिडिल कॉलम में लिखो 77,625। इसके साथ ऐड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर करेंगे, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यही रूल क्लियर। तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्या है? 1,30,000 का फर्नीचर दिया, इसका 10% हम लेंगे, 13,000 जोड़ दो। $90,625 रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। नेक्स्ट पार्क 3 पार्ट है। पहला पार्ट है रेंट फ्री एकोमोडेशन, सेकेंड पार्ट लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर,
हेडिंग नहीं करने से भी चलेगा, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। लाइब्रेरी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर ऐसा क्या है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, हम जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं वो चीज देखो पहले। A gardener and servant salary and gardener and servant have a monthly rent of this is provided by employer. Gardener salary और servant salary लिखो। गार्डनर सैलरी कितना है? गार्डनर सैलरी कितना है? 3000। गार्डनर सैलरी कितना? 3200 इंटू 12 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बोलो, उसके बाद हम बोलेंगे। 38,400। सर्वेंट सैलरी 4000 इंटू 12 48,000। तुम्हारा क्वेश्चन है गार्डनर सैलरी नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं आएगा। एक लॉजिक है, इफ गार्डन कंपनी का होता है, हम कम बोल रहे हैं, इफ गार्डन कंपनी का होता है तो गार्डनर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। गार्डन रेंटेड घर में रहेगा तो गार्डनर सैलरी टैक्सेबल, हम जानबूझ के लिखे। बट ये सब में गार्डनर सैलरी नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि कंपनी जब अपना घर में रहने देगा तो गार्डनर सैलरी, गार्डन किसका है? कंपनी का है, तो गार्डनर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ध्यान दो, हम मेरा नोट में चल जा रहा है वो जो थिंग्स टू रिमेंबर में, इफ गार्डन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन गार्डनर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। रेंटेड घर में होने से गार्डनर सैलरी टैक्सेबल होगा, बट अपना घर में रखने से गार्डनर सैलरी नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे गार्डनर सैलरी हम नील कर रहे हैं, लिख देते हैं इसका साइड में एज गार्डन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्लियर? गार्डनर सैलरी रेंटेड घर में रहने से गार्डनर सैलरी टैक्सेबल, अपना घर में रहने से गार्डनर सैलरी नॉट टैक्सेबल। क्लियर हुआ? अभी हम लोग लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर के बारे में जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सम्स में नेक्स्ट पॉइंट, 2 कार दिया, 2 गाड़ी दिया, हम वो बाद में जा रहे हैं। और कार छोड़कर और कुछ है? कहाँ 18,500 है? अच्छा गार्डन है, गार्डन से रिलेटेड है, इसमें नहीं है। गार्डन सैलरी नहीं होगा। अब कार का वैल्यूएशन है, 2 गाड़ी दिया, हम तो 1 गाड़ी सिखाए थे, अभी 2 गाड़ी दे दिया, तो इसका वैल्यूएशन करने से हो जाएगा। फ्री यूज ऑफ कार लास्ट डे हम सिखाए थे, और एक बार रिकैप कर ले सेम नोट को। जिन लोग लास्ट क्लास नहीं थे नहीं आए थे, एक बार देख लो। गाड़ी का वैल्यूएशन डिपेंड करेगा गाड़ी किसका है, ओनर ऑफ कार, रनिंग एक्सपेंस पेड बाय, मतलब पेट्रोल डीजल कौन भरता, मोड ऑफ यूज कैसे यूज होता है, और कितना टैक्सेबल होगा। याद रखना, जब प्राइवेट बेनिफिट होने से टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल दे, गाड़ी कंपनी का है, मेरा गाड़ी है, हम कंपनी है, पेट्रोल डीजल हम भरते हैं, तुम ऑफिस में आके यूज करते हैं, ऑफिस में छोड़ के जाते, तुमको क्या बेनिफिट मिला? प्राइवेट में कुछ मिला? नथिंग इज टैक्सेबल, नील। नेक्स्ट समझाते हैं, गाड़ी कंपनी का है, पेट्रोल डीजल कंपनी भरता, बोथ, तुम ऑफिस में भी आते और गाड़ी घर में लेके जाते। जब बोथ देगा तब देखना कितना सीसी का गाड़ी दिया। 1.6 लीटर से ज्यादा होगा तो 2400 रुपया पर मंथ, 1.6 लीटर से कम होगा तो 1800 रुपया पर मंथ, और ड्राइवर के लिए 900 रुपया पर मंथ, मतलब 1800 प्लस 900 ये फिक्स रूल, और 2400 प्लस 900। सामने बोल दिया सेल्फ ड्रिवन तो 900 नहीं होगा। 1800 1.6 लीटर का मतलब क्या है?
हम बोले थे 1600 सीसी भी बोल सकते हो, इक्वल टू 1.6 लीटर भी बोल सकते हो, इक्वल टू 16 हॉर्स पावर भी बोल सकते हो, मीनिंग सेम। हम कैसे समझेंगे? लेस देन, तुमको 4 व्हीलर दिया, कैसे पता चलेगा जो 1.6 लीटर से ज़्यादा है? अच्छा, तो जो 4 सीटर कार है वो लेस देन 1.6 लीटर है, जो 6 सीटर गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, इनोवा है, तो 1.6 लीटर ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टैक्सेबल होगा। गाड़ी नाम मेंशन करता है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वो 2 व्हीलर का बात हम बोल रहे, सीसी बोल दिया, सीसी बोल दिया, हम देख रहे हैं, पता है। गाड़ी जब कंपनी का है, पेट्रोल डीजल कंपनी का है, से प्राइवेट में यूज करते घर में, तो अब 10% कॉस्ट ऑफ कार प्लस रनिंग एक्सपेंस, इतना टैक्सेबल होगा। से बोथ जब सिचुएशन होगा वहां पे सीसी देखना है, कितना सीसी का गाड़ी, बोथ सिचुएशन में। अब कंपनी का गाड़ी है, पेट्रोल डीजल एम्प्लॉय भी करता, आधा कंपनी आधा एम्प्लॉय, तो बोथ होने से थोड़ा कम टैक्सेबल होगा। उसमें था 2400 1800, यहाँ पे 900 और 600, समझे। और प्राइवेट में होने से क्या होगा? 10% कॉस्ट ऑफ कार, ये था प्रोविजन। तो हम लोग को ऐसा में 2 गाड़ी दिया, तो किसको प्राइवेट ले, किसको बोथ ले? कम सीसी नहीं, कम सीसी के बाद जिसमें कम टैक्स देना है, नहीं, हमको बोलने दो, हमको बोलने दो, जिसमें कम टैक्स होगा वही करेंगे। दोनों गाड़ी ऑफिस में नहीं हो सकता और दोनों गाड़ी प्राइवेट नहीं हो सकता। तुम 2 गाड़ी में पावर रख के ऐसा चलोगे, ऐसे होगा? एक गाड़ी में पावर, दोनों ऑफिस में जा रहे हो दोनों जगह, और दोनों नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय का क्या होता है, एक प्राइवेट होगा, एक बोथ होगा, एक प्राइवेट होगा, एक बोथ होगा। क्वेश्चन है कौन सा प्राइवेट होगा, कौन सा बोथ होगा, डिपेंड करेगा। जो करने से हमको टैक्स कम देना है वही करेंगे, करके देखना है। हम रफली वर्किंग में देख लेते हैं। 2 गाड़ी दिया, कौन कितना सीसी का गाड़ी दिया? 1200 सीसी, 1800 सीसी, ये 2 गाड़ी दिया। हम कार 1 पहला केस बोल रहे हैं, पहला केस है, यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है। पहला केस है, इसको करते हैं बोथ, इसको करते हैं प्राइवेट, तब वैल्यूएशन क्या होगा बोलो? 1200 सीसी को बोथ कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी कितना होगा बोलो? बोथ होने से क्या है, 1.6 लीटर से कम है, 1800 प्लस 900 इंटू 12। आप प्राइवेट दूसरा गाड़ी क्या लेंगे? प्राइवेट, 10% कॉस्ट ऑफ कार प्लस रनिंग एक्सपेंस, कितना हो रहा है? 10% कॉस्ट ऑफ कार, हाउस कार 2 का, कार 2 का दाम कितना है? कार 2 का, तो कार 2 का, कार 1 को हम क्या बोथ लिए, तो हमें कॉस्ट का जरूरत नहीं है। कार 2 का कॉस्ट कितना है और रनिंग एक्सपेंस कितना है? 78,200। ये 2 चीज देखना है तो इसलिए तो हो रहा है। तो क्या होगा? 10% कॉस्ट ऑफ कार कितना हो रहा है बोलो? 10% कॉस्ट ऑफ कार, अरे कॉस्ट ऑफ कार 1 लाख, 10% करना है 107,500, 107,500 प्लस रनिंग एक्सपेंस कितना है? प्लस रनिंग एक्सपेंस 78,200, 78,200 दोनों मिला के कितना हो रहा है? 1,85,700। ये फर्स्ट वन का वैल्यूएशन है। टैक्स कितना हो रहा है? ये 800 प्लस 900 इंटू 12 कितना हो रहा है? 1800 प्लस 900 32,400 32,400 प्लस 1,85,700 जोड़ दो, प्लस 1,85,700 कितना था? 32,400, 1,85,700 2,18,100। ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में क्या करेंगे? ऑप्शन 2 में उल्टा करेंगे। कार 2 को बोथ लेंगे, कार 1 को प्राइवेट लेंगे।
ये तो कार 2 को बोथ लेंगे तो कितना है, कार 2 का सीसी कितना है 1800, मतलब 2400 प्लस 900 इंटू 12 कितना हो रहा है 39,000। इसको प्राइवेट ले 10% कॉस्ट ऑफ कार, 10% कॉस्ट ऑफ कार हो ना 87,000 1,17,500 तो कितना हो रहा है 2,04,500 2,04,500 इसमें कितना टैक्सेबल है, दोनों जोड़ दो 2,43,000 44,100 2,44,100 ये ऑप्शन 2। तो कौन सा बेटर है, ऑप्शन 1 इज बेटर। तो हम लोग यही करेंगे, कार 1 को 1200 सीसी को बोथ लेंगे और 1800 सीसी को प्राइवेट लेंगे। टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, इतना 2,18,100। तो ऑप्शन 1 में फ्री यूज ऑफ कार, ऑप्शन 1 लिख देते हैं, वर्किंग नोट में है। कितना टैक्सेबल हो रहा है बोलो, 2,18,500। अब और कुछ है नहीं, जोड़ देते हैं ग्रॉस सैलरी 11,52,975 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कितना 50,000 50,000 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स कब है 200 पर मंथ per month. 12 2,400 52,400 माइनस कर दो 11,575. 11,100 575 इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सम हो गया है। कोई का नौकरी का एडवर्टाइजमेंट में तुम लोग ऐसे फॉर्मेट देखोगे 4,500 -100 मतलब एवरी ईयर 100 करके बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 4,500 तक जब जाएगा, बेसिक बोल रहे हैं 150 बढ़ेगा 6,500 तक जाए, ऐसे जैसे दिया जहां तक उतना तक। हम 2011 मान ले रहे, इस बुक में गलती है, 11 मान के चल रहे हैं। तुम लोग अभी नहीं करोगे, हम लास्ट सक्सेस होंगे तब जाके कॉपी करोगे। तो अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर है 2021 और 22 तब का सैलरी चाहिए हमको, है ना। 2021-22 का सैलरी निकालना, कैसे निकालेंगे हम एक ड्राफ्टी स्केच बनाते रहे। ये 1116 में ज्वाइनिंग है, 1116 में उसका सैलरी कितना था 4,500 करके था। हम उसको अपना जगह लिख रहे हैं, देखो 1116 में कितना था, ये 1116 में उसका सैलरी कितना था 4,500 तो 4,500 मतलब उसको सैलरी मिला। ये कौन से ईयर है 1160 में, तो कौन से ईयर हो रहा है बोलो तो 15-16। तो 2015-16 में उसको सैलरी कितना मिला 4,500 करके मिला, 4,500 करके मिला। हम नीचे वाला मिटा देंगे क्योंकि 2016-17 में 15-16 में उसको मिला 4,500 करके 3 महीने ओनली, ये मिला था 2000 क्लियर। तो 16 में ज्वाइन करेगा तो ओनली तो 3 महीने का सैलरी है। 2015-16 में उसका सैलरी हुआ 4,500 करके 3 महीने। हम वही चीज यहाँ पे लिखे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2016-17
जब तक 12 महीने कोई सैलरी नहीं होगा, सैलरी चेंज नहीं होगा। 12 महीने के बाद सैलरी चेंज होगा। मतलब नेक्स्ट क्या होगा, 4500 करके into 9 मंथ मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा, तो 4500। नेक्स्ट ईयर 1117 में कितना होगा बोलो तो उसका, 100 ऐड होगा। हाँ 4600 करके मिलेगा ऐसे। तो प्लस 4600 इंटू 3, यह फ्लो मिल गया तुमको। इसी फ्लो में हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। 2016 और 17 में और एक क्या मिलेगा हम लोग को, 2016 में 4600 into 9 17 18 बोल रहे हैं। 4600 करके 9 महीने और 4700 करके 3 महीने, मतलब 4700 करके 3 महीने। हमको कौन से ईयर का चाहिए, ओके। 18-19 बोलो बोलो। 4700 इंटू 9 प्लस 4800 3 19-20 4800 करके 9 महीने प्लस 4900 करके 3 महीने है। तो 2021 4900 करके 9 महीने प्लस 5000 करके 3 महीने है। तो उसके बाद 2021-22 कितना होगा, 5000 इंटू 9 प्लस 5000 का बाद 5100 होगा, 5100 करके 3। जो हम लोग का प्रीवियस ईयर है उसका हमको सैलरी चाहिए, ये हमको चाहिए, निकालना है। ऐसे लिख के निकालो, लिखो। इसमें डीए बोला 100% फर्स्ट 1000 एंड प्लस 50% फॉर द बैलेंस। मतलब 5000 पे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम बता रहे हैं। ये तुम्हारा बेसिक निकला ना, हम उसका देखो, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1000 जो है उसका क्या बोला, 100%, मतलब कितना हुआ 1000 और बचा कितना 4000, 50% ऑफ द बैलेंस कितना होगा 2000। तो 2000 इंटू 9 महीने। अब इसको भी पार्ट करते हैं, 1000 और 4100, यही बात है ना। इसका 100% मतलब कितना 1000, इसका 50% मतलब कितना होगा 2050 तो इंटू 3। ये दोनों जोड़ देंगे। ये है डीए का कैलकुलेशन, मतलब 3000 इंटू 9 और 3050 इंटू 3, ये होगा रिजल्ट। तो डीए का टोटल कितना हुआ 36150। 3000 इंटू 9 और 3050 इंटू 3, ये होगा 36150। अब ये सब तुम लोग बाकी पोर्शन होमवर्क में करो।